जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन ही क्यों? क्योंकि भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन से ली गई है ना। जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तो भारत के पास विकल्प रहता है कि वो किस प्रणाली को ग्रहण करे, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाएं या फिर आदेशात्मक शासन प्रणाली को अपनाएं। लेकिन भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। क्या कारण था? क्योंकि भारत के ऊपर लगभग 150 से 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया है। तो भारत की जो जनता है अंग्रेजों की नीतियाँ, निर्माण और बहुत सारे कानूनों से पहले से ही अवगत थी, है ना, पहले से ही जानती थी। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, है ना। और यदि हम लोग अचानक से आदेशात्मक शासन प्रणाली या फिर कोई और शासन प्रणाली अपनाते तो भारत की जो जनता है उस समय वो अलग ही धारणा उत्पन्न हो जाती उसके अंदर। इसीलिए हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। पहली विशेषता देखेंगे, इसमें कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका आप सब जानते होंगे। तो इसमें कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि विधायिका में जिस दल को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है उसी दल का एक प्रतिनिधि समूह मंत्रिमंडल के रूप में कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। सीधी सी बात है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, विधायिका है और कार्यपालिका है, दोनों से मिलकर ही क्या होता है संसद। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनता है। तो जो विधायिका है, जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वही क्या करता है, कार्यपालिका का निर्माण कर देता है, ठीक है। जिसको ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो जाता है, वोटिंग होती है तब। तो भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी प्रकार की प्रणाली पर आधारित है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता देखेंगे, संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का महत्व केवल नाम मात्र का होता है या प्रतीकात्मक होता है। उसका जो वास्तविक स्वरूप है ना, वास्तविक स्वरूप से शासन का मतलब वास्तविक रूप से शासन पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है ना। उदाहरण के रूप एग्जाम्पल किसका, अच्छा हम लोग ब्रिटेन का लेंगे। ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में अच्छा भारत में जैसे भारत में आपने राष्ट्रपति, भारत में आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। जितने भी संधि समझौते होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा पद यानी कि वो अध्यक्ष कहलाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहलाते हैं भारत के, है ना। यानी कि इसी तरीके से ब्रिटेन में भी होता है, वहाँ के जो महाराजा हैं वही सब कुछ कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में जो शक्ति होती है वो केवल नाम की होती है। वास्तव में जो शक्ति होती है वो मंत्री परिषद के पास और मंत्री के पास होती है। मंत्री जैसा कहती है राष्ट्रपति वैसा ही करते हैं, मंत्री परिषद जो भी परामर्श देती है राष्ट्रपति वैसा ही करते हैं। देखिए इसमें बता रहा है, उदाहरण के लिए ब्रिटेन के राजा या भारत के राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक ही है ना, क्योंकि सारी जो शक्ति होती है वो तो मंत्रिपरिषद के पास होती है। हाँ, लेकिन नाम किसका चलता है, वो राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्राध्यक्ष भी राष्ट्रपति जी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका आमतौर पर 2 भागों में विभाजित होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पे जो विधायिका होती है वो 2 भागों में विभाजित होती है। उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, निम्न सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी है ना लोकसभा राज्यसभा, आपको पता होगा, है ना। तो जो निम्न सदन है, निम्न सदन जनसाधारण द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि उच्च सदन है ना, उच्च सदन का निर्वाचन विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि, आपने सुना होगा ना, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है ना। उत्तर प्रदेश में बहुत, तो वहाँ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसद क्या है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है ना। राज्यसभा, और जो राज्यसभा होती है वो क्या कहती है, जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य है ना, लोकसभा क्या करती है,
लोकसभा को तो बहुमत प्राप्त होता है, तो वो तो सभी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जो यदि विशेष राज्य की बात करें, किसी भी एक विशेष राज्य का, तो वहाँ से जो लोग चुने जाते हैं उस राज्य के, वो वहाँ जाकर संसद में उसका क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। चौथी विशेषता देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली का कार्यकाल निश्चित होता है, किंतु, है ना, देखिए संसदीय शासन प्रणाली का जो कार्यकाल क्या होता है वो निश्चित होता है, किंतु राजनीतिक कार्यपालिका को यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्राध्यक्ष को विधानमंडल भंग करने की सलाह देकर चुनाव आयोजित करा सकता है। मतलब जैसे, ठीक है, जब मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो देती है, जब मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो देती है ना, तो जो प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति से कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति ही होते हैं, उन्हें ही राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहते हैं। तो जो राष्ट्राध्यक्ष को तो क्या होता है, ये मंत्रिपरिषद को भंग करते हैं और दूसरी जो भी जिसको भी बहुमत प्राप्त हो जाता है उसकी सरकार का निर्माण होता है बाद में। ठीक है, उनकी नियुक्ति फिर भी राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ही होती है। तो समझ में आया। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, सीधी सी बात जानेंगे, उसका जो कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, निश्चित होता है, परंतु यदि बीच में जो भी सरकार है अपना बहुमत खो देती है ना, तो उसकी सरकार गिर जाती है ना, विघटन हो जाता है। जैसे लोकसभा है वर्तमान में, तो उसका विघटन हो जाता है बीच में ही, है ना। यदि वो अपना बहुमत खो देती है तो कौन करता है उसका विघटन, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं। समझ में आया। अब हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं, क्योंकि हर चीज़ के लाभ और हानि दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए देख, शुरुआत हम लोग लाभ से करेंगे। तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली के लाभ, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका में गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका जिसको मंत्रिपरिषद जो होती है, जिनका बहुमत होता है, वही लोग कार्यपालिका में जाते हैं, और विधायिका में तो दोनों ही होते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा, जिस संसद का, है ना। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, सीधी बात है, क्योंकि कार्यपालिका के लोग, है ना, कार्यपालिका के जो लोग हैं विधायिका के द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। क्यों, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। कार्यपालिका के जो लोग होते हैं, अर्थात जो मंत्रिपरिषद है ना, जो मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं, है ना, लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इनको या तो जो व्यक्ति, इन सबको कहाँ से चुना जाता है, तो इनको विधायिका से ही चुना जाता है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही इनको, मतलब दोनों से ही इनको चुना जाता है। समझ में आ रहा है। जो भी मंत्रिपरिषद का जो मंत्री, जो हमारे वर्तमान में मंत्री होते हैं, वो ही संसद होते हैं। जो सांसद हैं ना, हमारे संसद में जो भी सांसद बैठे हैं ना, वही मंत्री बन जाते हैं और वही संसद का काम भी करते हैं। समझ में आया। सीधी सी बात ये है, अलग से कोई व्यक्ति नहीं जाता है कि वो मंत्री, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं वर्तमान समय में, तो मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं और संसद के सदस्य भी हैं, एक सांसद भी हैं। वो वर्तमान में शायद बनारस से मोदी जी सांसद हैं। ठीक है, तो जो संसद के सदस्य होते हैं वही मंत्रिपरिषद का गठन कर देते हैं। संसद में गृह मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इस तरीके के मंत्री कहाँ से आते हैं, तो संसद से ही मिल जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से नहीं बन सकता, बन सकते हैं, लेकिन उनको फिर वो अलग प्रक्रिया हो जाती है। राज्यसभा, फिर उनको 6 महीने के अंदर अलग से संसद का सदस्य उन्हें भी बनना पड़ता है। लेकिन जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उसी से मंत्री चुने जाते हैं, उसी से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं। सीधी सी बात ये समझिए आप। ठीक है, कार्यपालिका के लोग विधायिका द्वारा ही चुने जाते हैं, आप देख चुके हैं। दूसरी, संसदीय शासन प्रणाली अत्यंत लचीली होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को निश्चित कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है ना। जिस क्षण कार्यपालिका विधायिका का बहुमत खो दे, है ना, विधायिका का बहुमत खो दे, उसी समय सरकार भंग हो जाती है। जैसे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। वैसे तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, उसका विघटन भी हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात होती है संसदीय शासन प्रणाली की। सबसे अच्छी बात यही है कि यदि सरकार, है ना, सरकार बीच में ही गिर जाती है। जैसे 5 साल के लिए सरकार बनती है, लेकिन सरकार यदि अपना बहुमत खो दे संसद में, तो क्या होता है, सरकार का विघटन हो जाता है। ठीक है, वर्तमान में ऐसे जैसे कोई बहुत ज़्यादा गलत कार्य कर रही है सरकार, तानाशाह बन रही है ना, निरंकुशता कर रही है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है लोगों पे,
है ना, जो नागरिक है, आम जनता है, उसके अधिकारों को हनन हो रहा है, तो क्या होता है, कभी कभी सरकार का विघटन भी हो जाता है, सरकार गिर जाती है ना, और जो अपोजिशन पार्टी की सरकार है या फिर जो भी लायक सरकार है वो बन जाती है, जिसको बहुमत प्राप्त हो जाता है। सबसे अच्छी बात संसदीय शासन प्रणाली की ये होती है, ठीक है। तीसरी विशेषता देखेंगे, जिन देशों में क्षेत्रीय, भाषागत, जाति, धर्म, है ना, और आपको तो पता ही है भारत में कितना विविधता पाई जाती है, कि विविधता एवं अल्पसंख्यक वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्योंकि जिन देशों में, जैसे आपको पता है भारत में क्या है, भारत में विभिन्न जातियाँ रहती हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग खान पान, रहन सहन, भाषा, बहुत अलग, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है भारत में। तो सभी को क्या होता है, उचित प्रतिनिधित्व, यानी कि सभी को मौका मिल जाता है कहाँ तक, संसद तक पहुँचने का, ठीक है ना। सीधी सी बात यह है कि ऐसा नहीं है किसी एक धर्म, किसी एक जाति या फिर किसी एक भाषा के लोग ही संसद तक पहुँच सकते हैं, नहीं, कोई भी व्यक्ति जिनकी अल्पसंख्यक तक पहुँच सकते हैं। यदि कोई अल्पसंख्यक हैं तो वो लोग भी संसद तक पहुँच सकते हैं। ये भी संसदीय शासन प्रणाली की एक अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या होता है, इस प्रणाली में सरकार को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है ना, क्योंकि इस प्रणाली में हमेशा क्या होता है, सरकार को चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि विपक्षी दल का लगातार दबाव बना रहता है। यदि विपक्ष की आलोचनाओं के कारण सरकार अपना बहुमत खो देती है, तब सरकार भंग हो जाती है, अर्थात गिर जाती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, इसलिए सरकार क्या होती है, लोकतांत्रिक शासन, जैसे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि पहले ही समय से पहले ही सरकार का विघटन हो जाता है, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, इसीलिए वो सोच समझ के ही कार्य करती है, ताकि हम लोग बहुमत नहीं खो सकें, ठीक है। इस प्रणाली की विशेषता है कि इस प्रणाली में सरकार हमेशा क्या होती है, चौकन्ना रहना पड़ता है सरकार को हमेशा, है ना, क्योंकि यदि ज़्यादा चौकन्ना नहीं रहेगी तो सरकार की क्या, बहुत ज़्यादा यदि आलोचना बहुत ज़्यादा संसद में, यदि मंत्रिपरिषद की, मोदी जी और उनके जो बाकी जो मंत्री हैं उनकी हो जाएगी, तो जो क्या होगा, उनका बहुमत समाप्त हो जाएगा और सरकार भंग हो जाएगी, ठीक है। अब संसदीय शासन प्रणाली की कमियाँ भी देखेंगे। अरे भाई, अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ तो ज़रूर होंगी। इसमें सरकार यानी मंत्रिपरिषद, है ना, को कार्यपालिका को जिम्मेदारी के साथ साथ विधायिका की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है ना। इसमें क्या था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो संसद के ही सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति कार्यपालिका में जाते हैं, है ना, जो व्यक्ति कार्यपालिका में जाते हैं वो संसद के ही सदस्य होते हैं, तो उन्हें दो काम करने पड़ते हैं। एक तो संसद का भी काम करेंगे क्योंकि वो संसद भी हैं, है ना, और दूसरा उन्हें कार्यपालिका में जो भी पद दिया गया है, रक्षा मंत्री का पद दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया है, वो भी संभालेंगे, यानी कि दो यानी कि उन पर डबल भार होता है, ठीक है, जिसके कारण सरकार का पूरा ध्यान अपने कार्य पर नहीं होता। सीधी सी बात है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा तो आप ठीक तरीके से उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। वही कहना चाह रहे हैं कि जिसके कारण सरकार का पूरा ध्यान अपने कार्य पर नहीं होता है, क्योंकि जो संसद के सदस्य हैं वही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, क्योंकि उन्हें डबल दायित्व निभाना पड़ता है। समझ में आ गया है ना। दूसरी कमी देखेंगे, है ना, सरकार पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा अपना अस्तित्व बचाने में ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए, सरकार पर क्या जो विपक्षी दल होते हैं ना, क्या करते हैं, विपक्षी दल हमेशा आरोप लगाने का ही काम करते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है तो बस उसी को लेके धरना धरने बैठ जाते हैं, जनता को भड़काने लगते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी सरकार भी तानाशाही हो जाती है। तो ये भी सही बात है, तो क्योंकि 5 साल के लिए सरकार होती है, लेकिन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी कि 5 साल से पहले भी सरकार भंग हो सकती है यदि वो अपना बहुमत खो दे, है ना, उसका विघटन हो जाता है। तो सरकार को बहुत सारे जवाब देने पड़ते हैं इससे पहले भी कि इतना पैसा था, इतना पैसा किन सड़कों पे कितना खर्च हुआ है, सड़कें क्यों नहीं बनी है, गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है, सवाल बहुत ज़्यादा पूछने पड़ते हैं। आपने संसदीय प्रश्नकाल के बारे में सुना होगा, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न जैसे प्रश्नों के माध्यम से सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वो अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी रहें, ठीक है, समझ में आ गया ना। तीसरी देखेंगे, तीसरी विशेषता क्या है, इसमें सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
इसलिए सरकार दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बनाती, क्योंकि देखिए कभी कभी बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो 10-15 साल के लिए चलते हैं। जैसे सड़कें हैं, 5 साल के लिए सरकार होती है। तो लंबी जो योजनाएं हैं, कुछ अच्छी योजनाएं हैं गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सरकार लंबी योजना इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि हो सकता है वो सोचती है, हो सकता है पता नहीं हम अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो छोटी छोटी योजनाएं ज़्यादा बनाती है, लंबी योजनाएं नहीं बनाती हैं। और एक विकासशील देश के लिए, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए उसके लिए दीर्घकालिक यानी कि लंबी योजनाएं होनी चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। लेकिन सरकार तो हमारी इतनी बड़ी योजनाएं कहाँ बनाती है। अभी वर्तमान समय में भी कई सारे राज्यों में सड़कों का विकास नहीं है, वहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, लाइट का विकास नहीं है ना, आधारभूत संरचनाओं का कोई विकास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का कार्यकाल तो 5 साल का होता है और कहीं आगे वो सरकार, वर्तमान सरकार यूँ सोचती है यदि हम अगली बार नहीं आए तो हमारी नेक्स्ट जो अगली सरकार आएगी उसको उसका जो है वो अच्छे मिल जाएगा। ठीक है, कार्य तो हम करें, लंबी योजनाएं हम बना के जाएं और उसकी जो तारीफ है वो अगली सरकार को मिले, इसलिए वो कम ही समय की योजनाएं बनाती हैं। ठीक है, सीधी भाषा में समझते हैं। चौथा देखेंगे, इस प्रणाली में मंत्रिमंडल का चयन विधायिका से ही करना पड़ता है। पहले ही बता चुके हैं, जिसके कारण सर्वाधिक योग्य तथा, है ना, सर्वाधिक योग्य नहीं है, सॉरी ये अयोग्य है, अयोग्य। ठीक है, देखिए अयोग्य तथा अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग कार्यपालिका में शामिल नहीं हो पाते हैं, इसलिए सरकार अयोग्य एवं कम ज्ञान वाले लोगों द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मंत्री जो भी जिस व्यक्ति को भी मंत्री बनना है, सबसे पहले उसको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, है ना। लेकिन अब हमने किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया है, ठीक है, और या फिर हमने किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिए हैं, है ना। तो संसद में इतनी जानकारी किसी व्यक्ति को है ही नहीं स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए हैं। तो वो कैसे लोगों के बारे में जानेंगे कि कब कैसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, कितना खाने के लिए किस तरीके की गरीबी की नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। तो अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य लोग ही संसद में हैं अधिकतर। आप यदि बात करो तो जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में पता ही नहीं है, उस व्यक्ति को आप स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हो, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा देश के लोगों के लिए, क्या नीतियाँ बनाएंगे स्वास्थ्य से संबंधित, है ना। हाँ, इसके अलावा यदि कोई टैलेंटेड व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वास्थ्य के बारे में या तो फिर उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की हो या फिर उन्हें किसी स्वास्थ्य से लेकर बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उन्होंने कार्य किया हो, यदि आप उन्हें बनाएंगे तो वो देश में क्या है, जो भी स्वास्थ्य है, निरोगता को दूर करेंगे, कुपोषण को दूर करेंगे, है ना, खाद्य की समस्या को दूर करेंगे। लेकिन क्या है, आप ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हो, है ना, जिसके अंदर बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है, लेकिन मजबूरी है, बनाना पड़ेगा क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है। क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है, वो तो संसद तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो तो समाज सेवा ही करते रहते हैं, संसद तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो संसद में रहते हैं और वही मंत्रिपरिषद का निर्माण कर लेते हैं, और क्या होता है, हमारे ऊपर राज करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं शिक्षा ग्रहण कीजिए, संसद तक जाइए और अच्छी नीतियाँ बनाइए, देश का विकास कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।